हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पटना में स्थित बिहार संग्रहालय की, जिसे पटना और बिहार म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। बिहार संग्रहालय पटना में स्थित एक राज्य संग्रहालय है। इसे बिहार राज्य के इतिहास संग्रहालय के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। यह पूर्वी भारतीय राज्य बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसका सटीक स्थान पटना में बेली रोड पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग के दक्षिणी किनारे पर है। यह लगभग में 14 एकड़ में फैला हुआ है। प्रस्तावित संग्रहालय की जगह पहले एल.एन. मिश्रा संस्थान और बेली रोड में हड़ताली मोड़ के पास 7 पुराने बंगले थे। बाद में मार्च 2013 में भवन निर्माण विभाग ने सभी बंगलों को ध्वस्त कर दिया और इसमें पटना और बिहार म्यूजियम की स्थापना हुई। अंदर इंटर करने के बाद हमें 100 रुपये के टिकट लेने पड़ते हैं, तब जाकर हमें अंदर जाने की अनुमति मिलती है। टिकट काउंटर से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें अंदर जाने की रास्ते मिलते हैं। बिहार संग्रहालय में कई दीर्घाएं हैं, जिसमें सबसे पहला दीर्घा हमें बच्चों की दीर्घा मिलती है। कलाकृति और प्रदर्शन वस्तुओं का इसका संग्रह 6 डोमेन में विभाजित है। ओरिएंटेशन रूम, वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी का इतिहास, कला संस्कृति का अनुभाग, डिस्कवरी रूम इत्यादि। थोड़ी सी अंदर जाने के बाद हमें मधुबनी पेंटिंग की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। उसके आगे हमें शेरशाह सूरी और चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ पुरानी सिक्कों को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसमें हम अलग अलग सिक्कों के बारे में जान सकते हैं। अगर इसमें टच करेंगे तो हमें अलग अलग सिक्कों के बारे में यहाँ पे जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद हमें कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं जो प्रायः पहले के राजा यूज किया करते थे। उसके बाद हमें तराजू दिखाई देती है, जो पहले के ज़माने में राजाओं द्वारा यूज किया जाता था और पहले के लोग इसी तराजू को यूज करते थे। उसके आगे हमें आइनों का भंडार मिल जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि ये जैसे पहले राजा और महारानी लोग क्या यूज करते थे। उसके बगल में एक बोलता हुआ कुआं है, जिसमें कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं और उधर से कुछ रिप्लाई आ रहा है। उसके थोड़ी सी आगे हमें एक छोटी सी सिंहासन रखी हुई मिलती है, जहाँ पे एक आंटी अपनी फोटो क्लिक करती हुई दिखाई देती है। वाह, बच्चा यहाँ पे मज़े से आईने में अपना कराटे का करतब दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बच्चों की गैलरी, जिसमें एशियाई पैराडाइज फ्लैक्चर, भारतीय विशाल उड़ने वाली गिलहरी, बिहार राज्य के मूल निवासी जानवर, पक्षी, पेड़ और पौधे शामिल हैं। गैलरी का फोकस पारिवारिक शिक्षा है। अधिकांश प्रदर्शन इंटरैक्टिव होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें बच्चों और परिवारों को सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति मिलती है, जिसमें बच्चे अपने फैमिली के साथ खूब मज़े से एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं और एंजॉय कर भी रहे हैं। उसके थोड़ी सी आगे हमें बिहार राज्य की मैप मिलती है, जिसमें वहाँ पे अलग अलग तरीके के वस्तु रखे हुए हैं, जनरली जो हमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज करते हैं। थोड़ी सी दूर आगे बढ़ने पर उसी गैलरी में हमें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो पेंटिंग कर रहे हैं। अभी इस समय यहाँ पे पेंटिंग की कंपटीशन चल रही है, जहाँ पे बच्चे पेंटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये बच्चे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं। ये बच्चों की कलाएं भी बहुत अद्भुत हैं। उसी गैलरी में हमें कुछ और डिस्प्ले दिखाई देती है, जहाँ पे हमें कुछ बच्चे अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें उन्हें कुछ सजाने के लिए कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उन्हें मूर्ति को सजाना है, और वो बच्चे आराम से उसमें
मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर हम ऊपर चलते हुए बाहर निकलते हैं, जहाँ पे हमें ऊपर से मधुबनी पेंटिंग दिखाई देती है। उसके बाद और भी इस गैलरी में हमें बिहार के राज्य की एक छवि दिखाई देती है, और यहाँ पे कुछ लेंस लगे हुए हैं जिसे हम जूम करके और इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसमें बिहार राज्य के कुछ पहाड़ी नुमा सरफेस को भी दिखाया गया है, जिसमें कुछ गुफाओं को भी दिखाया गया है, जैसे राजगीर की गुफा इत्यादि, जिसमें ओवरऑल इस गैलरी में हमें बिहार राज्य की छवि दिखाई देती है। उस गैलरी से आगे निकलने के बाद हमें बिहार म्यूजियम में म्यूजियम शॉप मिलता है, जहाँ पे हम कुछ सामान खरीद सकते हैं, और इसमें बहुत सारे सामान जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से हाथों से बनाई हुई मिलती है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें इतिहास के बारे में जानने समझने को मिलता है। यह गैलरी 3 पार्ट में डिवाइड है, गैलरी ए, दीर्घा ए, दीर्घा बी एंड दीर्घा सी, जहाँ पे अलग अलग काल के अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई मिलती है। ये बहुत पुरानी मूर्तियाँ जो खुदाई के समय मिली हुई हैं। इस गैलरी में हमें बिहार राज्य में उत्पन्न कला और संस्कृति के बारे में देखने और समझने को मिलता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति दिखाई देती है, जो काफ़ी पुरानी है। इसे यहाँ पे संग्रहालय में बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ है, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन्स हमारे पूर्वजों के बारे में जान सके, समझ सके, उनकी कलाओं के बारे में हम पढ़ सकें। यहाँ पे हमें बहुत सारे टेराकोटा के मटेरियल वाले दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें एक टाइमलाइन दिखाई देती है, जहाँ पे हम डिफरेंट काल के, यानी डिफरेंट जो बिहार राज्य के वंश थे उसके बारे में दिखाया गया है, उनके राज्यों के बारे में, उनकी शताब्दी के बारे में। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें गैलरी ए दिखाई देती है, जिसमें इतिहास गैलरी ए है। गैलरी में हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न कलाकृतियाँ हैं, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा शहरीकरण और हर्यका के नाम से भी जाना जाता है। इस गैलरी का पूरा संग्रह हड़प्पा लोगों की उन्नत तकनीकी और परिष्कृत जीवन शैली पर प्रतिनिधित्व करता है। गैलरी में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक की वस्तुएं हैं। इसमें भारत की प्रमुख राजवंश से मौर्य, नंद, शिशुनाग से जुड़ी वस्तुएं हैं। गैलरी में विभिन्न प्राचीन स्तूपों की रेलिंग के टुकड़े भी हैं, जिन पर बुद्ध और महावीर के जीवन के प्रसंग उकेरे हुए हैं। यहाँ पे हम अलग अलग पहले के ज़माने में यूज किए हुए हथियारों को भी देख सकते हैं, और घर में यूज होने वाले डिफरेंट चीज़ को भी देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग काल की वस्तुएं हमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है और रखा हुआ मिल जाता है। कि बिहार गवर्नमेंट कितनी अच्छी काम की है, इसकी सराहना प्रशंसनीय है। इसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम ही हो सकती है। यह म्यूजियम एक पढ़ने और हमारे पूर्वजों को समझने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे आकर अपने पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, वो भी इन अ डिजिटल वे। यहाँ पे हम लोग उस वस्तु को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बेसिकली इस म्यूजियम का मोटिव ही है कि लोगों को अपने बारे में बताया जाए। हमें यहाँ पे डिफरेंट एज के बारे में भी दिखाया गया है। चारकोलिथिक वेज, नियोलिथिक वेज, पैलियोलिथिक वेज, हर एक एज के वस्तु यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वो कैसे हथियार बनाते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे सिक्के चलते थे, क्या क्या वस्तुएं यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी डिस्प्ले बोर्ड भी मिल जाती है, जहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जो भी जानना चाहे उसमें इंटर करके देख सकते हैं। यह म्यूजियम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी साफ सफाई और रख रखाव बेहद ही प्रशंसनीय है। यहाँ पे साफ सफाई पर बेहद ही ध्यान दिया जाता है। यह म्यूजियम
फुल्ली तरह से ऑटोमेटिक है। अगर कोई म्यूजियम के रूम के अंदर में कोई नहीं है तो ऑटोमेटिक लाइट यहाँ पे बंद हो जाती है। काफ़ी रख रखाव पे ध्यान दिया गया है। हमें यहाँ पे हर एक काल की चीज़ें दिखाई दे देती हैं। साथ में बगल में लिखा हुआ पट्टी भी दिखाई देता है जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो लाकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड में देख सकते हैं हम अलग अलग बिहार की गुफाओं के बारे में समझ सकते हैं। जैसे राजगीर की गुफाएं, उसके बारे में समझना हो, जानना हो, उसके इतिहास के बारे में, उसके विवरण के बारे में हम इस डिस्प्ले बोर्ड से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके थोड़ी ही दूर के बाद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का गैलरी मिलता है, जहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किए हुए पुराने वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ते आए हैं। हम उसे यहाँ पे अपने आँखों से देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है। उस गैलरी के आगे हमें मगध राज दिखाई देता है, जहाँ पे राजगीर की गुफाओं के बारे में समझाया गया है, बताया गया है। यहाँ पे टाइम लाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ बताया गया है, समझाया गया है। हमें इतिहास के बारे में समझने जानने के लिए एक बहुत अच्छा जगह और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अगर आप अपने इतिहास को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा मुद्रा यूज हुआ है, कौन सा करेंसी यूज होता था, कैसे कैसे लोग वहाँ पे खरीद बिक्री करते थे, हर चीज़ के बारे में समझाया गया है। कौन कौन से वस्तुएं यूज करते थे, कौन कौन से मटेरियल शिकार के लिए यूज करते थे, कौन कौन से बर्तन यूज करते थे, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और वहाँ पे कुछ मिली हुई वस्तुएं का संग्रहालय बड़े अच्छे से सजा कर रखा हुआ है, जो रियल है, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी एक दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। बेसिकली यहाँ पे हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में गैलरी में देख सकते हैं। गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, कैसे बौद्ध धर्म फ्लरिश किया, सारे टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हमको समझाया गया है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ दिख सकती हैं, जो अलग अलग कालखंड में हमें बनी हुई मिलती है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के बारे में बहुत डिस्क्राइब कर इस गैलरी में समझाया गया है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ जो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई हैं और अलग अलग ढंग से बनी हुई हैं। हमें यहाँ पे छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ, कहाँ से उद्गम हुआ, कैसे कैसे फ्लरिश किया, सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस गैलरी में देखने को हमें मिल जाती है। उसके आगे हमें सम्राट अशोक का गैलरी मिलता है, जहाँ पे उनके बारे में समझाया गया है, बताया गया है, और कैसे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या क्या परिश्रम की, हर चीज़ वहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है। बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ा, कहाँ कहाँ से गया, कैसे कैसे लोग जुड़ते गए, हर चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अलग अलग पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसे ग्लास में बंद करके रखा हुआ है। हमें यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग साइज के दिख सकते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत से बनाया हुआ है। हमें ऊपर इसके ढांचे भी बहुत खूबसूरत से दिखाई देते हैं। हमें बौद्ध धर्म की गुफाओं के बारे में भी पता चलता है कि कैसे बौद्ध धर्म फ्लरिश किया। उसके आगे हमें एक कुछ चलती हुई पर्दा पर दिखाई देती है, जहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में दिखाया गया है और बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे देखिए एक बच्ची कैसे इसे देखकर समझने का कोशिश कर रही है। क्या ये बच्ची अभी समझ में इसको नहीं आएगा, ये कार्टून समझकर शायद इसे देख रही हो। फिर यहाँ पे हमें मगध राज के बारे में बताया गया है, कैसे मगध पे युद्ध हुआ, उसका एक यहाँ पे झलक देखने को मिलता है। आगे की गैलरी में हमें सम्राट अशोक के बारे में देखने को मिलता है।
सम्राट अशोक, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। हमें इस गैलरी में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य डायनेस्टी का हर चीज देखने को मिल सकता है। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की नींव रखी थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में जानकारी ब्राह्मण धर्म ग्रंथों, बौद्ध तथा जैन धर्मों में मिलती है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह साबित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता चंद्रवर्धन मौर्य थे। इसके बाद हमें सम्राट अशोक के बारे में दिखाई देता है, जहाँ पे कलिंग वार के बारे में बताया गया है। सम्राट अशोक भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक थे। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया था, पर कलिंग की लड़ाई में उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और उनका मन युद्ध से हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गया। हमें यहाँ पे एक अशोक की एडिक्ट मिलती है, जहाँ पे उनके बारे में कुछ लिखा हुआ समझाया गया है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलोतक्रीन उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। उनके धर्म प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे थे। इसके बाद हमें दीर्घा बी दिखाई देता है, जहाँ पे हमें और पुराने शासकों के बारे में जानने समझने को मिलता है। इसमें सबसे पहले हमें शुंग वंश दिखाई देता है। शुंग वंश के बारे में हमें यहाँ पे टाइमलाइन से समझाया गया है। शुंग वंश या शुंग साम्राज्य प्राचीन भारत का एक राजवंश था। शुंग राजवंश मगध पर शासन करने वाला 7वां राजवंश था। शुंग राजवंश में कुल 10 राजाओं द्वारा 185 से 73 ईसा पूर्व में 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग की सेनानी कहा जाता था। यहाँ पे हम उसके बाद कुषाण वंश डायनेस्टी के बारे में देखने को मिलते हैं। फिर आगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और उनके शासनकाल में कलाकृतियों का फ्लरिश करना दिखाई देता है और अलग अलग यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। उनके सिक्कों के बारे में, उनकी कलाकृतियों के बारे में, और ऊपर से लाइट लगी हुई है खूबसूरत, और भी सारे कलाकृतियों को खूबसूरती प्रदान कर रही है। हमें यहाँ पे ऊपर जाते हुए और भी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं जो हमें गुप्ता वंश डायनेस्टी से रिलेटेड दिखाई देती हैं। गुप्ता वंश में कैसे धर्म फ्लरिश कर रहा था, ये हिंदू धर्म के बारे में यहाँ पे बताया और समझाया गया है। यहाँ पे हिंदू धर्म की बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ हम देख सकते हैं, जिसमें भगवान विष्णु की, माँ शक्ति की अलग अलग मूर्तियाँ दिखाई दे सकती है। इस गैलरी में हमें पाल राजा के बारे में भी दिखाई देता है, जिसे पाल साम्राज्य के बारे में समझाया गया है और दिखाया गया है। यहाँ पे पाल साम्राज्य के राज्य में कैसे डायनेस्टी फ्लरिश किया, कैसे यहाँ का पाल वंश शासन किया, इसके बारे में हमें दिखाया गया है। और इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं कैसे आगे बढ़ी, संस्कृति कैसे फ्लरिश की, इसके बारे में भी यहाँ पे समझाया और दिखाया गया है। यह बहुत ही रंगीन गैलरी दिखाई देता है। इनफैक्ट सारे ही गैलरी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। उसके बाद हम आते हैं बिहार की गैलरी में,
जहाँ पे हमें बिहार राज्य की लोकल प्रदर्शनी के बारे में दिखाया गया है। यह एक क्षेत्रीय गैलरी है। गैलरी में बिहार के शिल्प, लोक संस्कृति और परंपराओं की प्रदर्शनी आयोजित की है, जहाँ पे हमें बिहार राज्य की क्षेत्रीय संस्कृति और शिल्प के बारे में दिखाया और समझाया गया है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी दिखाई देती हैं। यहाँ पे डिस्प्ले भी रखा गया है। इसी के बगल में एक रीजनल गैलरी है, जहाँ पे हमें पटना संग्रहालय के बारे में बताया गया है। इस पटना म्यूजियम है वो कैसे बना, कहाँ पे स्थित है, कैसे स्ट्रक्चर हुआ, कैसे आना है, जगह जगह से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये हर चीज़ इस गैलरी में समझाया गया है। ये बिहार म्यूजियम को बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, हर चीज़ इस गैलरी में हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पूरे बिहार म्यूजियम का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ पे क्या है, कैसे है, बिहार म्यूजियम में क्या क्या देखने को मिल सकता है, हर चीज़ का डिटेल्स हमें इस गैलरी में देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे गैलरी में, जहाँ पे बिहार के डिफरेंट लोक सांस्कृतिक परंपराओं की प्रदर्शनी दिखाई जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी बोर्ड लगाया हुआ है, जहाँ पे हमें अलग अलग तरीके की लोक सांस्कृतिक चीज़ दिखाई देती है। इस गैलरी में बिहार की शिल्प कलाओं के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे बरगद का पेड़ है, जो बिहार राज्य का स्टेट ट्री माना गया है। यहाँ पे बिहार राज्य को बनाने में जो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके बारे में भी समझाया और बताया गया है। उसके बाद आता है बिहार की आर्ट गैलरी, जहाँ पे हमें इस गैलरी में बहुत सारे आर्ट के बारे में, आधुनिक मॉडर्न इंडिया के आर्ट के बारे में दिखाई जाती है। कैसे हम एंशिएंट इंडिया से एक मॉडर्न इंडिया में आए और हमारा आर्ट कैसे कैसे फ्लरिश किया, हर चीज़ हमें इस गैलरी में देखने को मिल जाता है और बहुत ही सुहाना और मनमोहक लगता हुआ दिखाई देता है। यहाँ की आर्ट देखकर हमें बहुत कुछ अपने बारे में समझने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं वोकैबुलरी गैलरी में, जहाँ पे हमें अलग अलग वोकैबुलरी के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमें ग्लोबल कंटेम्प्रेरी और इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में दिखाया गया है। इस गैलरी में हम देख सकते हैं महात्मा गांधी की भी स्टैचू लगी हुई है। यहाँ पे भी हम डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए देख सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल आर्ट गैलरी का कक्ष, जहाँ पे ये सारे लोगों की प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है। कोई भी यहाँ पे आ सकते हैं और इस प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे ही कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं तो ऊपर से हमें एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पे पॉट के आकार में रखा हुआ है। फिर हम थोड़ा आगे निकलते हैं और हम पहुँचते हैं गैलरी सी में। गैलरी सी में गैलरी सी में हमें और भी आधुनिक मूर्तियाँ देखने को मिलती है। हम यहाँ पे डिफरेंट काल के सिक्के देख सकते हैं, जिन्हें शीशे में अच्छे तरह से बंद करके रखा हुआ है। ये अलग अलग काल के सिक्के दिखाई देते हैं। हम इसके बारे में यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे मुग़ल काल के सिक्के। अब यहाँ पे आते हैं मुग़ल काल के टाइमलाइन। मुग़ल काल भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को संदर्भित करता है, जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक फैला हुआ है। इसकी विशेषता मुग़ल साम्राज्य का शासन था। यह साम्राज्य मध्य एशियाई विजेता और चंगेज खान और तैमूर के वंशज बाबर द्वारा स्थापित किया गया था। हमें इस गैलरी में मुग़ल काल के खंड में अलग अलग तरह के हथियार जो यूज हुआ करते थे, उसके बारे में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्ले बोर्ड भी दिखता है, जहाँ पे हमें मुग़ल काल के बारे में दिखाया जाता है और बताया जाता है। हम इस गैलरी में मुग़ल काल में यूज हुए सिक्कों के बारे में भी देख सकते हैं। हमें उस मुग़ल काल में खेल के बारे में भी देख सकते हैं, बर्तनों के बारे में देख सकते हैं,
मुग़ल काल में हुई नक्काशी के बारे में देख सकते हैं, जहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस अत्याधुनिक गैलरी से, जो एक खंडहर को रिप्रेजेंट करता है। उसके आगे हम पहुंचते हैं कुछ और ऐतिहासिक चीज़ों को जानने और समझने के लिए, जहां पे हमें हिस्टोरिकल आर्ट गैलरी दिखाई देता है। मतलब इस गैलरी में आकर हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकता है। हमें इस म्यूजियम में बहुत कुछ देखने, समझने और सीखने को मिल सकता है। जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर एक साइड में छोटा सा पार्क बना हुआ है और पार्किंग करने का एरिया भी बना हुआ है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। और अगर आप यहाँ पे आएँ तो इस म्यूजियम को एक बार ज़रूर विजिट करें। हमें यहाँ पे बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने को मिलता है। धन्यवाद।